मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम यानी कि आपका ज्ञान संगठन है प्रक्रियाकरण जो टॉपिक है या फिर एक तरह से बुक है उसको हम देखेंगे और उसमें 12 चैप्टर हैं, यानी कि लेसन टोटल 12 हैं और 12 के 12 इसी वीडियो में एक साथ कंप्लीट करेंगे और कहीं ना कहीं आपको समझाऊंगा, मैं चीज़ें समझाऊंगा और कहीं ना कहीं चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें कहीं एक बच्चे कह रहे थे कि हमें 103 में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो वो एक साथ चीज़ों को समझाते हुए एक साथ ही ख़त्म कर देंगे जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये रिवीजन के तौर पर आपकी वीडियो है जिसमें आपका क्या है, सबसे पहला आपका पुस्तकालय वर्गीकरण है, वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, वर्गीकरण के प्रजातियाँ, अंकन क्रमांक संख्या उसके बारे में बताया गया, 5 मूल श्रेणियाँ, फिर विषय जगत की बात बताई है, फिर आपके पुस्तकालय सूचीकरण के नियम, केंद्रीकरण और सहकारी शब्दावली, फिर आपका ये सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और फिर आपके ये सारे के सारे हमें देखना है। और कहीं ना कहीं जब आपको कल मैंने बताई थी सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी थी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी आज लंबी हो सकती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पहला चैप्टर है आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। तो भाई सबसे पहले आती है पुस्तकालय वर्गीकरण है क्या। आप ही की बुक से उठाया हुआ है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, अपनी बुक से आपको यानी कि दिखा दूंगा। पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है, एक क्लासिफिकेशन, यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक तरह से यानी कि आपको क्लास में बांटना। जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो यानी कि अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से बटे हो। या फिर आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है यानी ABC, ये क्या है, जैसे फ्लैट के क्या होते हैं, बिल्डिंग ABC, इस तरह की क्लास होती है। तो कहीं ना कहीं क्लास के बारे में क्या बताया गया प्राचीन काल में, या फिर इस तरह से हम क्या करें क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब क्लासिफिकेशन में जब आपकी बात आएगी तो क्लासिफिकेशन में जैसे आपको बताया इसका अर्थ वास्तव में व्यक्तियों को वर्ग, ठीक है, रोमन या साम्राज्य के एक तरह से रोमन में साम्राज्य जो था उसमें शाब्दिक आशय एक तरह से महत्व और इसकी चीज़ों को बताता है, ठीक है। यानी कि अभी हम उस चीज़ को नहीं लेकर चल रहे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और ये सब चीज़ें, वो आपको चीज़ों को आपको डेफिनेशन याद कराई हुई है। तो यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लास में बांटना एक तरह से, यानी कि वर्ग में बांटना, ठीक है, व्यक्ति को या वस्तु को किसी वर्ग में बांटना या किसी क्लास में बांटना, तो वो क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में एक आधी डेफिनेशन याद करनी है आपको। जैसे आपकी क्या है, रंगनाथन जी की डेफिनेशन क्या है, रंगनाथन जी की डेफिनेशन है के अनुसार पुस्तकालय के विशिष्ट विषयों के नाम को क्रम सूचक अंकों की अभिमान्यता, कृत्रिम भाषा के अनुवाद करना तथा एक ही विशिष्ट विषय से संबंधित अनेक पुस्तक, ठीक है, अनेक पुस्तक एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समूह के द्वारा जो पुस्तक की विषय वस्तु के अलावा पुस्तक के अन्य विषयों को प्रतिनिधित्व करते हो, यानी करते हो और विशिष्टता प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका क्या है, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर क्या है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, पाठकों के लिए सर्वाधिक उपयोग तरीके से निर्धारित करी हुई चीज़, ठीक है। तो क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण। अब पुस्तकालय वर्गीकरण से आशय क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण से आशय क्या है, ज्ञान एवं सूचना का विशिष्ट समूह एवं प्रणालियों के व्यवस्थापन, ठीक है। और कहीं ना कहीं ग्रंथालय एवं सूची के जो केंद्र है, उपलब्धि और पाठ्य सामग्री और विषय के अनुसार किसी भी तर्क संगत क्रम में अलग अलग समूहों में रखने की बात है। जैसे आपकी किताब क्या है, ये आपकी किताब यानी कि रैक में लगी रहती है, तो आप क्या करते हो, अलग अलग, हिस्ट्री की अलग, मैथ की अलग, साइंस की अलग, तो आपने क्या कर दिया, एक क्लास में उसे कहीं ना कहीं अलग अलग बांट दिया। फिर आते हैं इसके उद्देश्यों पर। तो क्या है, वर्गीकरण का क्या है, यानी कि ये सारी चीज़ छोड़ देंगे, हम आते हैं उद्देश्य। पुस्तकालय की कहीं ना कहीं जो 5 सूत्र हैं उसकी संतुष्टि होती है, पाठ्य सामग्री को चयन आसानी से हो जाता है। जो पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री को यांत्रिक क्रम की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। एक तरह से पाठ्य सामग्री को एक तरह से कहीं ना कहीं जो निर्धारित है और जो कहीं ना कहीं निधानीय चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर सकते हैं, खोजने में आसानी होती है। ग्रंथ सूची, प्रालेख सूची, संघ सूची,
जो चीज़ें उनको सही तरह से कर सकते हैं। ज्ञान सृजन में एक तरह से दिशा प्रदान करती है और मैनेजमेंट में आपकी आसानी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर आता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के कार्य। ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापन करना। तो क्या है, यानी कि पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्रियों किसी भी सहायक अनुक्रम की व्यवस्था करना, जिससे कि जब भी उसकी आवश्यकता हो वह उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो कहना उपलब्धता, सहायक, एक तरह से सहायक अनुक्रम की व्यवस्थापन करना की बात आ रही है, सबसे पहला पॉइंट। फिर आता है पुस्तक प्रदर्शनी हेतु पाठ्य सामग्री के संकलन में सहायक। तो कहीं ना कहीं जो क्लासिफिकेशन होता है वो प्रदर्शनी में और कहने में उसकी चीज़ों को लगाने में क्या करता है, हमें आसानी प्रदान करता है। उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को के विचारों को और देखिए, ठीक है। फिर आता है यानी कि, और दूसरी बात ये, सारी चीज़ें आपकी एक चीज़ ध्यान रखना, सारी चीज़ आपके क्या करती है, समय बचाती है। क्या करती है, समय बचाती है। फिर आती है विषय ग्रंथ सूची के निर्माण में सहायता। ठीक है, फिर आती है यानी विषय ग्रंथ सूची का निर्माण में सहायता। भाई जो कहीं ना कहीं विषय ग्रंथ सूची है हमारी, उसको निर्माण में सहायता करती है आपकी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। क्या है, जैसे आपका क्या है, इस संस्थानों में जो शिक्षक है, अधिकारी है, शोधकर्ता है, विद्यार्थी है, उनकी क्या है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पुस्तक की उपलब्धता है और अलग अलग मांग है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी विषय ग्रंथ सूची का उपयोग करता है। फिर आता है पुस्तकालय की सेवाओं में सहायक। जो पुस्तकालय की जो सेवा है उसमें कहीं ना कहीं सहायक उपलब्ध होते हैं। यानी सूचना सेवा, ग्रंथ सूची आपकी आ जाएगी, जो ग्रंथ सेवाएं हैं आपकी, अनुक्रम सेवाएं हैं, समसामयिक की जो चीज़ें हैं, चयनित सूची है, ये सब के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेगी। फिर ज्ञान का क्या है, मानचित्र आ जाएगा, पाठकों की और पाठकों और पुस्तकालय कर्मचारियों का समय बचाती है। फिर पुस्तकालय की प्रक्रिया, अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, जब जिस तरह से आपका ये लिखा हुआ है इसी तरह से आपको लिखना है, और यहाँ पर इस तरह से, यानी पुस्तकालय यानी जैसे पुस्तकालय की प्रक्रिया में सहयोग या फिर सहायता करता है, तो आपको लिखना है पुस्तकालय के प्रक्रिया में या प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं इसका यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सहयोग करता है या सहायता इसलिए प्रदान करता है, जिससे वो कहीं ना कहीं सूचीकरण में कहीं ना कहीं स्पष्ट यानी कि देता है, और कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की बात आती है। जो सारी चीज़ें हैं आपको इस तरह से लिखते चल जाने, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर जो आपका इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर को ध्यान में रख लेना, कभी आप ये कहो कि मैंने पहला ही चैप्टर छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर। पहला चैप्टर समझ में आ गया, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी वर्ग में बांटना। अब आते हैं वर्गीकरण के सामान्य नियम। सामान्य नियम में आपको क्या करना है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य नियम यानी कि वर्गीकरण के सिद्धांत आ जाएगा। यानी पुस्तकालय वर्गीकरण वर्णात्मक सिद्धांत यानी कि इनके हिसाब से, और पुस्तकालय के गत्यात्मक सिद्धांत। तो गत्यात्मक और वर्णात्मक सिद्धांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांत वाला क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक सिद्धांत वाला फिर एक कैनन वाला। कैनन वाले को भी क्वेश्चन को याद करके जाना, वो क्वेश्चन आएगा। तो बड़े क्वेश्चनों में जो है कैनन हो गया, पुस्तकालय वर्गीकरण हो गया, या पुस्तकालय वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय के सिद्धांतों को बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत, तो सिद्धांत के आशय यानी कि सिद्धांत से आशय, सिद्धांत के महत्व, ये आपका कहीं ना कहीं ये बताए। पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत की आवश्यकता, अच्छा ये तो हेडिंग है। पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णात्मक सिद्धांत, तो वर्णात्मक सिद्धांत से आशय यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण में जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, और उससे कहीं ना कहीं हम वर्गीकरण पद्धति के द्वारा प्रारंभिक दौर में कहीं ना कहीं कई नियमों को विकसित नहीं कर पाए थे। ठीक है, यानी कि विकसित नहीं हुए थे। देखिए ये लिखा हुआ है, प्रायोगिक पक्ष दिखाई देता है कि इनमें एक पक्ष ने ही वर्ग यानी कि वर्णात्मक सिद्धांत को जन्म दिया था। इस तरह की पुस्तकालय वर्गीकरण के इतिहास में प्रायोगिक पक्ष का अर्थात वर्गीकरण पद्धति पहले विकसित हुई, और उन वर्गीकरण पद्धतियों के आधार पर ही कुछ वर्गीकरण सिद्धांतों को एक तरह से बनाया गया। अब वर्गीकरण सिद्धांतों में जैसे आपका क्या है, यानी कि जेडी ब्राउन है, यानी कि जेडी ब्राउन का आ जाएगा। जेडी ब्राउन आपके सारी चीज़ें आपके इनकी क्या है,
क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये आपके क्लासिफिकेशन आ गए। तो क्लासिफिकेशन में आपका इतना डिटेल में नहीं पूछता, कोई भी एग्जामिनर जब आपके पेपर की बात आएगी इतने डिटेल में नहीं पूछता, पर आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। जेडी ब्राउन का जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से प्रक्रिया बनाई, तो आपको ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीधे सीधे ब्राउन है तो ब्राउन क्लासिफिकेशन, ठीक है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, ये वाला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है। फिर ब्राउन की जो कहना विषय की वर्गीकरण पद्धति है, उसमें कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय के वर्गीकरण नियमों को और पुस्तकालय के सिद्धांतों को और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जब बात आती है, तो पुस्तकालय के जो वर्गीकरण के और पुस्तकालय के जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, ब्राउन ने नियम उसके साइंस और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला था। यानी कि एक तरह से साइंस बोलो, यानी विज्ञान की ओर से उत्पन्न जो चीज़ें हैं उनको हिसाब से वो चीज़ों को लेके चला था। देखो यहाँ लिख भी रहा होगा कहीं ना कहीं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ जाता है रिचर्डसन क्या आ जाते हैं, यानी रिचर्डसन क्या है, दूसरे विद्वान क्या है, रिचर्डसन है। इसने पहले व्यक्ति जिन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत के प्रतिपादित की दिशा में एक व्यवस्थापना प्रयास किया था। क्या करा था, स्थापना करी थी और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चले थे। और आपकी जो पुस्तक है, क्लासिफिकेशन आ गया आपका, प्रैक्टिकल आ गया, उसमें 1901 में प्रकाशित हुए थे। यानी कि इनकी बुक का नाम आपका कब पूछा जाएगा, जब आप लाइब्रेरी का पेपर देने जाओगे। ठीक है, अभी मैं मोटे मोटे इसलिए करा रहा हूँ, यानी कि आपको जो रिकॉल और रिवीजन के तौर पर चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है, आप और सबके पेपर दिसंबर से हटकर जनवरी में चले गए हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। ठीक है, फिर आते हैं, यानी कि और मैंने आपको कहा था जितने भी आपके असाइनमेंट हैं, PYQ हैं ओल्ड, वो दे दो। तो आपको देना खुद ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के मिल रहे हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो अरेंज, मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा हुआ है, तो अरेंज हो जाएंगे तो आपको करवा दिया। फिर आपका बिलिस के अनुसार आ जाएगा, तो ठीक है। तो फिर आपका रंगनाथन के अनुसार आ जाएगा। रंगनाथन वाला खासकर याद कर लेना, रंगनाथन वाला, जैसे कि आपका रंगनाथन जी ने 1924 में पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादित की में कम में लगे हुए, काम में लगे हुए थे। तो उनकी पुस्तकों के लिए कहीं ना कहीं आपकी बात आती है, और पुस्तकों में उनके पुस्तकों का नाम पूछा जाता है। तो उनका पुस्तक का नाम है प्रोलोगेमन टू क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1937 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादित किया था। और वर्गीकरण सिद्धांत का यानी कह सकते हैं कि रंगनाथन जी के सिद्धांत में सूत्र, उपसूत्र, नियम और अभिधारणाओं का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका छोटे में आ सकता है अगर आपसे पूछने लगे तो। ठीक है, वर्गीकरण के शोध समूह में आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है यानी कि आपका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इस तरह पूछा जा सकता है, गत्यात्मक, और दूसरा आपका कौन सा है, वर्णात्मक शब्द से। तो कहना उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। पुस्तकालय वर्गीकरण का गत्यात्मक सिद्धांत क्या है। गत्यात्मक सिद्धांत देखो इस तरह से है, जैसे आपकी कोई डेफिनेशन दिख रही होगी, तो देखिए, एक गत्यात्मक सिद्धांत वह है जो पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए पद्धति को बनाने हेतु मजबूत प्रविधि प्रदान करने के लिए समर्थ है। इस तरह से किसी भी सिद्धांत के प्रतिनिधित्व में एक विषय को पूर्ण से ज्ञात विषयों में सहायता अनुक्रम में भंग किए बिना सही स्थान पर व्यवस्थित करने की समर्थ की बात करता है। और ऊपर क्या दिया गया, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत में विकास में यह दूसरा स्थान है। क्या है, दूसरा स्थान है। इसके क्या है, जन्म लेने के यानी जन्म लेने वाले विषयों और पूर्व से ज्ञात है के मध्य आपसी क्रम को बिगाड़े बिना रखे जाते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान दिया गया है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के गत्यात्मक सिद्धांत का विकास किसने करा था, रंगनाथन जी द्वारा किया गया था। किसने कहा था, रंगनाथन जी ने कहा था। ठीक है, फिर आपका क्या है, इसके आधार पर कहीं ना कहीं जो रंगनाथन जी ने क्या करा,
विचार स्तर, शाब्दिक स्तर और अंकन स्तर की बात करिए। किसके स्तर की बात करिए? संकन स्तर की बात करिए। फिर आपके आ जाते हैं इसके रंगनाथन जी के 6 आधार सूत्र, व्याख्या के सूत्र। ठीक है, ये आपको सारे के सारे एक तरह से याद कर लेने हैं। ओस्मोसिस, ये वाला क्वेश्चन कई बार किसमें पूछा गया? आपके लाइब्रेरियन एग्जाम में। ठीक है, ओस्मोसिस वाला। नेक्स्ट है आपका फिर निष्पक्षता, प्रति सामान्यता, मत व्यक्तित्व और स्थान्यता, विभिन्नता के सिद्धांत और प्रसरण। और एक चीज़ और ध्यान में रखो, खासकर हिंदी वाले स्टूडेंट, हिंदी में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी में दिक्कत आती है और बच्चों के नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज हिंदी में कुछ और है और इंग्लिश में कुछ और है। इसलिए आपको मैं ये कहूँगा, जैसे आपका लिखा, अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में याद हो गया तो इंग्लिश में लिख देना, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश करके लिखते रहना। फिर आ जाता है 5 सूत्र। 5 सूत्र आपको पता ही है भाई। उपयोगिता, पाठक को पुस्तक मिले, पुस्तक को पाठक मिले, समय बचाना और वर्धनशील संस्था। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं यानी कि सहायक अनुक्रम नियम जो है। सहायक अनुक्रम ये आपके है प्रिंसिपल ऑफ, जो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ध्यान रखना। प्रिंसिपल्स ऑफ लेट इन टाइम, लेट इन एवोल्यूशन, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखते हुए लेके चलने हैं। ये कभी भी आपका एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ बस एक बार याद कर लेना, इतने सारे कभी भी पूछा नहीं जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक आपका, ठीक है, गाय बछड़ा नियम। इसी से बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब गाय बछड़ा नियम आप लिखोगे, गाय बछड़ा नियम, गाय बछड़ा नियम आपको याद करना पड़ेगा। किसी को बताओगे वो भी हंसेगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं याद कर लो। किसमें? इंग्लिश में। काओ अल्फ प्रिंसिपल। ठीक है, ये चारों के चारों प्रिंसिपल याद कर लेना। ठीक है, अब दूसरे चैप्टर में आपका क्या है? दूसरे चैप्टर में जो आपकी चीज़ें थी, दूसरे चैप्टर में सिद्धांत का एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी रेयर है। पर थर्ड चैप्टर शायद से आपका, देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। ये वाला क्वेश्चन जो है प्रजातीय वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में तो कहेंगे नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ले लो। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाती है? शुद्ध, फिर आपका आ जाता है लगभग, फिर लगभग। इस तरह से आपको क्या करना है? याद कर लेना। प्योरली, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट फैक्ट, फुल, फिर ऑलमोस्ट, फ्रीली फैक्टेड, फिर फ्रीली फैक्ट, क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से आपको 6 के 6 याद कर लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। ये तो आपको मैंने करवा रखे हैं, इसलिए मैं बस एक बार रिवीजन के तौर पर याद करा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी डिटेल से नहीं करा रहा हूँ। डिटेल से याद करना है तो आपने जो क्लास में कराई गई है, यानी कि जो बिल्कुल फ्री में क्लास में कराई है, उनको जाकर देखिए। भाई शुद्ध की बात आती है तो शुद्ध में क्या हो जाता है? यानी कि शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो उसमें क्या है? परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति अनुसूचित काफ़ी लंबी होती है, साथ ही नए नए विषय जिनका आपको निरंतर अत्यंत तीव्र गति से हो रही ऐसी वर्गीकरण परिगणनात्मक पद्धति के लिए नए विषयों के वर्तमान विषयों के साथ, यानी कि नए विषयों को वर्तमान विषयों के साथ उचित क्रम में रखना अत्यंत कठिन होता है। साथ ही उसके साथ परिगणनात्मक जो चीज़ें हैं, वर्गीकरण जो अंकन होता है, उसको अर्थपूर्ण पक्ष के विभाजन करने की संभव नहीं हो सकता। क्या होता है? संभव नहीं हो सकता। तो इसमें रंगनाथन जी ने इसकी आपको डेफिनेशन बताया गया, इसको आपको क्लासिफिकेशन में लेके चलना है। तो ये आपकी सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर आपका आ जाता है लगभग, यानी कि ऑलमोस्ट उस जैसी हो जाएगी। देखो इसका डिफरेंस करने का यही रीज़न है, या फिर एक तरह से समझो, ये आपका है गोल्ड है। ठीक है, ये क्या है? प्योर। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा हम ऑलमोस्ट, भाई गोल्ड जैसे ही है। 22 कैरेट मान लो या 18 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड जैसा ही है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है लगभग, ऑलमोस्ट। ठीक है,
इसमें यही डिफरेंस क्या नाम सबसे आसान डिफरेंस है कि ऑलमोस्ट लगभग लगभग वैसा ही है। जैसे उसे क्या कह दिया हमने 22 कैरेट का है, इसे क्या कहते हैं लगभग वैसा ही है 18 कैरेट, 16 कैरेट, या फिर उस तरह का ये मान लिया पानी फेर दिया, सोने के ऊपर पानी फेर दिया, तो ये क्या हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट आपका आ जाता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, एक में आपका प्योरली, ठीक है, इसमें आपका क्या है मिक्स, जिसमें आपका क्या है डेसिमल क्लासिफिकेशन और आपका बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन यूडीसी आपके आ जाएगी। फिर आपके क्या आ जाएंगे, ऊपर के तीनों सारे के सारे डीडीसी के हैं और नीचे के सारे सीसी के हैं। इसमें क्या आ जाएंगे सीसी के, यहाँ पूर्णतः किंतु आपका जो कहीं ना कहीं फुल बट राइटली फैक्टेड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या कहते हैं, इसमें रंगनाथन जी कहते हैं अपनी पुस्तकों को कहीं ना कहीं जो कहीं ना चीज़ें लेके गई हैं उसमें वर्गीकरण में जो आपकी पक्ष की चीज़ें हैं और क्या मूलतः यानी मूलभूत वर्गीकरण के साथ जाने वाली सभी विषयों के पक्ष और उनके अनुक्रम पूर्ण निर्धारित होते हैं। क्या होते हैं, उसके निर्धारित होते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर आपके क्लासिफिकेशन हो गया, उसकी चीज़ें आ गई, तो इस तरह से उसको लेके चला गया है। ठीक है, फिर आपका क्या है लगभग उसकी यानी ऑलमोस्ट फ्रीली फैक्टेड क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट फ्रीली फैक्टेड। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है लगभग यानी कि लगभग निर्बाधित पक्षपात वर्गीकरण का उदाहरण आपके क्या आ जाएंगे क्लासिफिकेशन में, आपका क्या है सीसी सबको पता है। ठीक है, यानी 5 संस्करण और ये सारे सारे आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है एक इसमें कहीं ना कहीं या तो ये हो बुक या राष्ट्रीय रनिंग की, उसमें एक चीज़ गड़बड़ हुई थी, वो थी यहाँ पर 6ठा संस्करण, 2 बिंदु बन के 5वां संस्करण, 6ठा संस्करण, हाँ यही है शायद से, यही बुक है वो 4th इसमें दिया गया द्वितीय संस्करण, प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण। ठीक है, यहाँ आ गया। और इसमें आपका आ जाएगा, यहाँ से आएगा चतुर्थ, 5वां, 6ठा। ठीक है, ये आपका क्या है ध्यान रखना, पहले में 3, दूसरे में 3, इस तरह से आपका क्या है वर्गीकरण के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये भी आपका मतलब ऑलमोस्ट वाला आपका ऑलमोस्ट फ्रीली फैक्टेड क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को ले गए हैं आपका इम्पोर्टेंट, और ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक है, चीज़ें इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में अगर कराने लगा तो ये अभी जब 23 मिनट की वीडियो आ रही है 23 मिनट तक पहुँच गए तो वो कितने लंबे बनेगी। हम पहुँच रहे हैं अब चौथे चैप्टर पर, यानी कि दूसरा खंड आपका आ गया अंकन, फिर आपका कॉल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहली बात आती है अंकन क्या है, अंकन के प्रकार क्या हैं। ठीक है, अब आपसे लेके चलते हैं अंकन के बारे में। ठीक है, अंकन बच्चों को अंकन यानी कि अंकन के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखो। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री का चयन, बिल्कुल आराम से पढ़ रहा हूँ मैं, का चयन, अर्जन और व्यवस्थापन करते हैं जिसमें कि पाठक द्वारा मांगने पर उसकी अति शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ रहा हूँ, आपकी किताब से पढ़ रहा हूँ। पाठ्य सामग्री के तर्क संगत और सहायक अनुक्रम के व्यवस्थापन में सहायता हेतु विभिन्न वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किया जाता है। इस पद्धतियों के विषय को के अकेलों यानी कि इसके संकलन किया जाता है और जिन्हें सरलता और संक्षेप में जो अभिव्यक्त करने के लिए कृत्रिमन भाषा, ठीक है, कृत्रिमन भाषा, अक्षर, प्रतीक चिन्ह इनका प्रयोग, जैसे आपका क्या अक्षर आ गया, अंकन आ गया, चिन्ह आ गया, प्रतीक आ गया, फॉर्मूले आ गया, रंग आ गया, आपका शरीर के हाव भाव है। तो आपका क्या है, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो
डांस है, उसके हाव भाव, उसके क्या है, उसकी आँखों की पुतलियों से किस तरह से वो क्या है मूवमेंट कर रहा है, तो उस तरह से भी कहीं ना कहीं चीज़ों की बात आती है। अब आता है जैसे आपका क्या है अंकन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न अंक। जैसे आपका क्या है पहला आपका ये आपका हो गया, फिर ए से जेड आपका, यानी कि ए से जेड छोटा मैथमेटिकल सिंबल आपके आ जाएंगे, स्पेशल सिंबल आपके आ जाएंगे, ग्रीक लेटर आ जाएगा, फिर आपका संस्कृत का ये वाला। तो ये आपके क्या हो गया, लेटर में चीज़ें यूज हो गई, ठीक है, विराम चिन्ह आ गया। अब आपका क्या है, जैसे आपका उदाहरण के लिए इन्होंने दिया गया है, जैसे दर्शन शास्त्र का क्या है 100, ठीक है, डीडीसी में, और सीसी में क्या है आर, शिक्षा का क्या है 70, इस पर क्या है टी, हिंदी साहित्य क्या है ये और ये, फिर आपका इतिहास का क्या है ये। तो इसमें क्या बताया गया, डिफरेंस बताया गया, ठीक है। तो फिर आपका क्या है अंकन की परिभाषा, रंगनाथन जी ने क्या कहा, रंगनाथन जी ने अंकन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि एक संख्या जो एक ही अंकन प्रणाली के सदस्य बनाती है, जैसे कि यानी कि आपका क्या है आर में क्या आ जाएगा, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी आ जाएगा, या फिर ई टी आपका है एजुकेशन का। अब एजुकेशन में एडल्ट एजुकेशन, यानी कि इसकी सारी की सारी एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे। इतिहास में आपका सारे के सारे जितने भी इतिहास हैं, आपका ब्रिटेन का इतिहास, भारत का इतिहास, इस सब का इतिहास किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा, वी के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें क्या बताई गई हैं, इस तरह से आपकी चलेंगी। फिर आपका आ जाता है टाइप ऑफ नोटेशन, फिर इसमें आ जाता है शुद्ध अंकन और मिक्स अंकन। शुद्ध में क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध, यानी कि जैसे क्या होती है शुद्ध, जैसे आपकी चलती है डीसी, इसमें आप मान लो डीडीसी, ठीक है, ये क्या हुआ शुद्ध अंकन में हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया मिक्स, यहाँ पर क्या हो गया सीसी, ठीक है, यहाँ पर क्या है खाली नंबर चल रहे हैं, ठीक है, रोमन कैटेगरी चल रही है, ठीक है, तो शुद्ध हो गया। यहाँ पर क्या है मिक्स करके चल रहे हैं भाई, उसमें क्या है ए बी सी डी भी है, अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है, तो आपका क्या हो जाएगा मिक्स। फंक्शंस ऑफ नोटेशन का यानी कि कार्य, अनुसूची को बनाने में सहायता करता है, समृद्धि सहायक उपयोगी होता है, ठीक है, फिर आपका विषयों को नियंत्रण करता है। अब इस तरह लिखे जाते हैं, यानी संस्कृत और लिटरेचर का आपका ये क्या है किसके अंदर क्या है, कोलोन क्लासिफिकेशन के अंदर, किसके अंदर है हिंदी के अंतर्गत है। फिर आपका आ जाएगा हिस्ट्री का, डीडीसी में क्या है हिस्ट्री में इतना, इंडियन हिस्ट्री यानी हिस्ट्री ऑफ आपका इंडियन हिस्ट्री इतना है। तो ये आपका ये जैसे आपको मैंने बताया था कि बटे हुए हैं, ये खाली नंबर पे आ जाते हैं। फिर आ जाता है विषय, यानी विषय अनुसार पाठ्य सामग्री को व्यवस्थापन में सहायता, ठीक है, क्या करता है व्यवस्थापन में सहायता करता है, और उसकी कहीं ना कहीं सहयोग करता है व्यवस्थापन में। फिर आपका कहीं ना कहीं पाठ्य सामग्री में सेल्फ व्यवस्थापन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। जैसे आपका क्या है कॉलोन क्लासिफिकेशन में प्री सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारे इस तरह चलते आ रहे हैं। तो ये आपके इस तरह से आपके चलते चले जाएंगे। फिर सरल आ जाएगा, संक्षिप्त आ जाएगा, इस तरह से आ जाएंगे, सारे के सारे आपको मैंने करवा चुके हैं वर्धन यानी कि, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या होता है, यानी कि कॉल नंबर क्या है, ग्रंथालय में उपलब्ध क्या है जो चीज़ है प्रलेख को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करने के लिए क्रम जो अंकन प्रदान करे जाते हैं उसकी वर्गीकरण पद्धति को सहायता करने के लिए प्रदान करते हैं। और कॉलोन वर्गीकरण में और जो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी, यानी कि सीधे सीधे मान लो भैया कॉल नंबर क्या है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, क्या है आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एसीसी नंबर, डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना डिफरेंस बिटवीन। भाई ये क्या है अकाउंट नंबर, ये क्या है आपकी चीज़ों को बता रहा है। जैसे आपका क्या है एग्जांपल है क्या, जैसे ये आपका एग्जांपल 2P18। अब P18 क्या है, अब आपसे कोई पूछ लगे, या फिर N95 क्या है, ये आपका 1905 होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब वर्गीकरण पद्धति में आपको क्या है इस चीज़ को एक एग्जाम्पल अगर दिखाया गया है तो, ठीक है, तो वर्गीकरण पद्धति में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपका क्या है, यानी कि इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा
कॉलोन बुक नंबर क्या है, कॉलोन पुस्तक संख्या। अब कॉलोन बुक संख्या आ गई, कॉल नंबर में आपका क्या है, कॉल नंबर आपको समझा दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे आपका वर्गीकरण, ग्रंथक और संग्राहक, ठीक है, ये आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अनुसार बोध संख्या का जो वह अक्षर या अंक या संख्या में जो मिलकर बोध चिन्हों को एक तरह से निर्धारित करने का काम आती है। जैसे आपका क्या है, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी, या फिर इस तरह से आपको ये N95 क्या है, 1995 का है, ठीक है। हर बुक का क्या है नंबर आपको दर्शाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कॉल नंबर और आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको, फिर आपका आया था कॉलोन बुक नंबर। कॉलोन बुक नंबर में आपका क्या आ जाएगा, लैंग्वेज नेम, फिर आपका लैंग्वेज नंबर, रूप संख्या, ईयर की संख्या, फिर आपका वॉल्यूम, फिर आपका जो सप्लीमेंट्री नंबर है, कॉपी नंबर है, ये आपको कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हाँ एक चीज़ जैसे आपका देखिए बिल्कुल आपके सामने आ गया एन, ये अब बताइए किसका है, ये 1920 का है, ठीक है। और वहाँ पे क्या मिला था हमें N95, तो वो क्या था 1995। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये सारे आपको मैंने करवाए हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ पूछी जा सकती है छोटे में, आपका कॉल नंबर नोटेशन वैसे पूछा तो नहीं जाता, पर ध्यान रखना नोटेशन राशि टंडन में पूछा जाता है। राशि टंडन वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि नोटेशन आपका आ सकता है, क्योंकि वो नोटेशन खेलते हैं। मेरे टाइम पे भी नोटेशन ही उन्होंने खेला था, और मेरे से बाद में भी उन्होंने नोटेशन, कई बहुत सारे स्टूडेंट्स से नोटेशन था। चलिए आगे चलते हैं, 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5वां चैप्टर, ठीक है। अब 5वें चैप्टर में आपकी, मैं इसे कंप्लीट करा देता हूँ। देखिए 5 मूल श्रेणियाँ, सबसे आपको पहले आपको बताना चाहिए PMEST, ठीक है, PMEST, ठीक है, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ठीक है। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको इनके सिंबल पता होने चाहिए, ऊपर तो लेके चलना है। जैसे आपका क्या है, कोमा, सेमीकोलोन, कोलोन, डॉट, फिर आपका आ जाएगा से इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं शायद से, ठीक है। ध्यान रखना है इस तरह से, ये आपकी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे आपका क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय, ये क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकों में वर्ष 2017 में पेटेंट का वर्गीकरण, ठीक है। अब इसमें क्या है, P17, मेन क्लास क्या है 2, ठीक है। विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत। और इसी तरह से आपको लेके चलना है। पहले आपका क्या लेके चलना है, सबसे पहले आता है एक चीज़ और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है, फैक्ट फॉर्मूला भी याद करके जाना। लिखते हम ऐसे हैं PMEST, पर हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। P के बाद क्या है, इस तरह से लगेगा, M के बाद क्या है, इस तरह से लगेगा, E के बाद क्या है, इस तरह से लगेगा, S के बाद क्या है, इस तरह से लगेगा। तो आपको ये सारे के सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। टाइम क्या है, आप बताओ टाइम क्या है, 2017, ठीक है। यानी कि आपका जो S क्या है, स्पेस, यानी कि कहाँ का है, भारत का। ई से एनर्जी किसकी है, वर्गीकरण की, ठीक है। मैटर क्या है, पेटेंट है। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, और आपका मेन क्लास तो मेन क्लास ही रहेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक आधा देखते जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और कौन सा इम्पोर्टेंट है इसमें, फैक्ट एनालिसिस, यानी पक्ष विश्लेषण पूछा नहीं जाएगा, वैसे आपको पक्ष विश्लेषण याद कर लेना। पक्ष विश्लेषण वो होता है भाई जिसमें कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें हैं, यानी किसी भी मुख्य वर्गीकरण के विभाजन में, जैसे आपका क्या है, किसी भी आपने जो मेन क्लास है, यानी जैसे आपका दिखा एक डेफिनेशन यहाँ दे देंगे, वास्तव में किसी भी मुख्य वर्ग के विभाजन को पक्ष कहते हैं, यानी कि पक्ष कहते हैं, अर्थात विशिष्ट विषय
जो विशेषता है, विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर निश्चित एक जो समूह को पक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या रंगनाथन जी ने ज्ञान जगत की 3 मुख्य भागों में बांटा है, प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक में बांटा है। उसके आधार पर वर्ग जो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि वर्ग को पक्ष में और एकल प्रतिपादन किया है। क्या करा है? एकल और पक्ष में करा है। और विभाजन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए निरंतर चलने वाली जो चीज़ें हैं उसमें ज्ञान जगत की गतिशीलता की और कहीं ना कहीं बहुआयामों की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपका क्या है नॉलेज है, फिर आपका क्या है आपकी नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है बेटा, मेन क्लास, फैक्ट, आइसोलेट और सब आइसोलेट, इस तरह से आपकी बटी हुई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। अब एक वो जॉन इंग्लिश की पिक्चर है ना, जब वो हेलीकॉप्टर उड़ाने जाता है कि सर आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, बोले हाँ, फिर जब उड़ाता है हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। तो वही आपको क्या करना है, ये रिवीजन के तौर पे कुछ कुछ याद कर लेना है। अब आपका आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स वाला, यानी विषय जगत की संरचना, विषय निर्माण की विधियाँ। विषय निर्माण की विधियों में इसमें पलटीकरण का नियम आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में। ठीक है, चलो चलते हैं जी। विषय जगत की संरचना। विषय जगत क्या है भाई? कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय व्यवस्थापना के समय जगत में व्यवस्थापन करने की और जटिल समस्या जो रही है, और उसमें ज्ञान की संरचना में जो चीज़ें आपकी समझाना के और उसकी चीज़ों को लेकर चला है, बहुआयामी की बात करी गई है। और विषय की जो सीधे सीधे मान के चलो भाई, विषय जगत में क्या है, एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक सब्जेक्ट है और उसकी कहीं ना कहीं चीज़ें बात, जैसे आपका क्या है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताया, जैसे 10 यानी कि 10 भागों में बांटा है। फिर आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका क्या है, जो आपकी ट्रीज़ यानी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन जैसे आपका आ जाता है, या फिर आपकी इसके आपका पहले हमने 2 भागों में बांटा, 2 भागों से इस तरह से आपका चला। ठीक है, क्लासिफिकेशन के तौर पे क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर हमने क्या करा, यानी कि 10 भागीय 10 भागों में बांट दिया। अब आपका आ जाता है बहुभागीय, तो यानी कि इस तरह से आपको चलना है। विषय जगत की यानी विषय निर्माण की विधियाँ। विषय निर्माण की विधियों में आपकी 3 विधियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसमें से हमें जो पढ़ना है पलटीकरण, यानी पलटीकरण आपका क्या है, पलटीकरण का याद कर लेना, पलटीकरण का नियम, या फिर पलटीकरण आपका या लेमिनेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखना इंग्लिश में और हिंदी में इसका इम्पोर्टेंट चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि पलटीकरण का नियम क्या है, पलटीकरण किस तरह से काम करता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है इस तरह से आपको, जैसे आपका ये देखिए लेमिनेशन आपका यहाँ से लिया गया है, सबको पता है। ठीक है, इसमें क्या है, जिसमें अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग किया जाता है। अब अलग अलग क्या करा जाता है, पृथक्करण, यानी कि जो आपकी चीज़ें हैं, जो प्राधान्यता है और ऐसे लेयर या ऐसी चीज़ जो अलग अलग की जाती है, इस विषय को निर्माण पद्धति के अंतर्गत एक या अनेक मूल विषय के साथ जोड़ जाता है। इस प्रकार के विषय निर्माण पद्धति के मिश्रण विषयों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का वर्गीकरण। ठीक है, विश्वविद्यालय पांडुलिपि और वर्गीकरण, इस तरह से आपका क्या है पलटीकरण, यानी कि एक तरह से हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। इसमें आपका क्या है पलटीकरण का नियम और डिटेल में, वैसे मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें यानी कि लिखा हुआ है, तो उसमें आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जब पढ़ाया था पलटीकरण का नियम, वहाँ बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक तरह से पूरी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, जो इम्पोर्टेंट है वो भी। अब आती है भैया सूचीकरण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुस्तकालय सूचीकरण क्या है। देखो, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आपको क्या है, क्लास में बांट दिया। सूचीकरण क्या है, हमने एक सूची बना ली। क्या बना ली? सूची बना ली। ठीक है, क्या बना ली? सूची बना ली। तो आपको पता होना चाहिए सूचीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है,
ये सब चीज़ें दोनों चीज़ों में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका क्या है कैटलॉगिंग, कैटलॉग क्या है एक तरह से, और कैटलॉग का साइज़ क्या होता है। कैटलॉग कार्ड का आपसे पूछने लगे कोई तो कैटलॉग कार्ड का आपको साइज़ ही बताना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है आपके लाइब्रेरी में, कैटलॉग कार्ड का साइज़ बताना चाहिए। ठीक है, अब आपका क्या है कार्टर ने क्या कहा है, ग्रंथ सूची किसी भी जो विशेष योजना अनुसार व्यवस्थापन यानी कि जो व्यवस्थापित करी जाती है ग्रंथ की सूची, और ग्रंथ सूची के विभिन्न भेद होते हैं करने के लिए ग्रंथालय में और संग्रह में ग्रंथों की सूची को निर्धारित किया। भाई सीधी सीधी बात है, एक मैंने अपना क्या है आप क्या है आप मेरी यानी कि क्लास में पढ़ रहे हो या फिर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो मैंने क्या कर दिया एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया। ऐसे ही मैंने क्या कर दिया एक पुस्तक को आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे दिया। क्या कर दिया आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे दिया, नंबर तो दिया ही दिया भाई, ये तो आपका क्या नंबर है और ये आपका कार्ड है, तो क्या है पहचान पत्र दे दिया। ठीक है, तो एक तरह से पहचान पत्र दे दिया, और पहचान पत्र की तरह से हम क्या करते हैं उसको सूचीकरण यानी कि कैटलॉगिंग के तौर पर लिख रहे हैं। और उसमें क्या लिखी जाती है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है, उसका क्या है यानी कि उसका नाम उसका पता सब चीज़ें लिखी जाती है। जैसे आपका क्या है पुस्तकालय सूची के उद्देश्य, पुस्तकालय सूची के उद्देश्य क्या है, पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय में उपयोगकर्ता के पाठ्य सामग्री के संबंध में सही निर्देश प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो पाठ्य सामग्री प्राप्त कर रहा है उसे समय बच जाता है, उसकी अंतर्गत जो विषय वस्तु है उसको लेके चलता है। कार्टर जी ने क्या है आधुनिक सूचीकरण के जगत के रूप में मान्यता प्राप्त करी है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, पुस्तकालय सूचीकरण यानी पुस्तकालय सूची के उद्देश्य वर्णन अपनी विख्यात पुस्तक, ठीक है, अपने रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग के अंतर्गत चीज़ों को लेके चला है। उसमें क्या क्या आएगा, लेखक, अख्यात, विषय और जगत, इसकी बात करिए। और उसमें कहीं ना कहीं फिर आपका एक विशेष लेखक द्वारा रचित चीज़ें, आपका कोई आपसे पूछने लगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वैसे सेकेंड सेमेस्टर में आएगा कि आपका जो है कोई अपने नाम से नहीं किसी और नाम से लिखता है तो उसे क्या कहते हैं सुडोनियम नेम। ठीक है, जैसे आपका क्या है आपके प्रेमचंद जी थे, उनका असली नाम क्या था, ठीक है, वो प्रेमचंद जी के नाम से लिखते थे पर असली नाम क्या था उस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नीड्स ऑफ कैटलॉग क्या है भैया, नीड्स ऑफ समय बचाता है। ठीक है, एक क्या करता है एक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, ग्रंथालय को क्या करता है एक दिशा प्रदान करता है, ग्रंथालय में विभिन्न सूचियों को प्रदान करता है, समय बचाता है, पुस्तकालय की एक आदान प्रदान करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सूचीकरण के कार्य क्या है, ये सारे के सारे आपको कार्य मैंने याद कराए हुए हैं, तो आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है और समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, गुण आपका यहाँ पे आ जाएंगे गुण। ठीक है, सूचीकरण सहायता आधारित होती है, उचित ग्रंथ परक सूची यानी कि सूचना उपलब्ध होती है, सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है, अत्यंत यानी अंतर्निर्देशित प्रयोग होता है। ये सारे के सारे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। फिर आ जाता है सूचीकरण एवं अन्य अभिलेख में अंतर, एक्सेशन रजिस्टर, बिब्लोग्राफी, ठीक है, सेल्फ लिस्ट, यह आपका एसीसी रजिस्टर, कॉल नंबर, इनको याद करके जाना, छोटे में क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाता है नियम। नियम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कैनन वाला। अगर एक बार को हम उस क्वेश्चन को छोड़ दें, अगर छोटी यानी कि बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कैनन से याद करके चल जाना, कैनन 9 के 9 कैनन, 9 तो नहीं 6 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वैसे तो 9 दिए गए। तो सारे यानी सूचीकरण के उपसूत्र, सूचीकरण के उपसूत्र में आपको देखो एक आता है सिद्धांत, ठीक है, एक आपका कैनन है और एक आपका लॉ है। तीनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, एक आपका हो गया कैनन, एक आपका होगा लॉ, एक हो गया आपका प्रिंसिपल। तो ये तीनों आपको क्या कर लेनी है याद कर लेनी है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ जाता है। जैसे आपका क्या है सबसे पहले आपको क्या है लॉ आ गया, फिर आपका कैनन, प्रिंसिपल। तो लॉ के अंतर्गत क्या है मुख्य विषयों के संबंध में नियम सूत्र कहलाते हैं, यानी कि संबंधित जो नियम है सूत्र कहलाते हैं, जिसे हम पुस्तकालय विज्ञान में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि सूत्र जैसे करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं चीज़ों को लेके चलते हैं। फिर आपका क्या है उपसूत्र। उपसूत्र क्या है सामान्य सिद्धांतों के अथवा मानक किसी भी सहायता के निर्धारण लेने के लिए
उसे संभव सूत्र कहलाते हैं और उस नियमों को आलेख के समूह में बांटते हैं। फिर आपका स्टैंडर्डाइजेशन आ गया, प्रिंसिपल्स आ गया। तो इस तरह से आपकी चीज़ें आती हैं। सूत्र में क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है वो सूचीकरण को एक दिशा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? एक दिशा प्रदान करते हैं, परिशुद्धति लाता है, एक यानी कि एक रूपता लाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और ऊपर चलते हैं। फिर आपका आ जाता है उपसूत्र। कैनन का पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, चौथा नियम क्या कहता है। याद कर लेना, ठीक है, याद आपको करवाए हुए हैं वैसे तो आपको मैं एक बार लेके चलते हैं। देखिए पहला आपका आ जाता है निर्धारितता का उपसूत्र, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, जो कहीं भी यानी कि किसी भी ग्रंथ की सूचीकरण है तो ग्रंथ परक की जो चीज़ें आती हैं या फिर उसे मुख्य पृष्ठ की और उसकी जो साथ लगाए हुए पृष्ठ हैं यानी कि पन्ने हैं कि अतिरिक्त अन्य सूचियों को शामिल नहीं करा जाता। पहली बात तो यह ध्यान रखना, अन्य सूची को शामिल है। और जो उसके अतिरिक्त पृष्ठों से अतिरिक्त सूची लाने से होने वाली जो चीज़ें हैं या पुस्तक के जो मुख्य पृष्ठ हैं या फिर उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी भाषाएं, उसकी चीज़ें जो अन्य ढंग से लिखे गए हैं तो उसको कहीं ना कहीं शामिल करने के लिए बात कही गई। अन्य चीज़ें नहीं, अन्य इसमें लिखा भी होगा, आप पढ़ोगे जब समझ में आ जाएगा, या फिर आपको जब मैंने पढ़वाया था। अब दूसरा क्या है, प्रबलता का नियम। इसमें क्या है, उपसूत्र प्रविष्टियों के अरेंजमेंट या संबंधित है और सूचीकरण के जो अत्यधिक महत्व की बात है। और कहीं ना कहीं रंगनाथन जी ने एक सिद्धांत एक जिसके अनुसार उसकी क्या बताइए, उसकी क्या है यानी सूची में अनेक प्रविष्टि की बात बताइए, संभावता की बात बताइए, अंत शक्ति की बात बताइए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका क्या है आपका क्या विशिष्टीकरण का उपसूत्र आ जाएगा। विशिष्टीकरण में कहीं ना कहीं भौतिक जो कहीं ना कहीं रंगनाथन जी ने विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार किसी भी सत्ता का नाम, चाहे वह किसी भी व्यक्ति, भौगोलिक सत्ता, सामान्य से निकाय और ग्रंथ माला, ग्रंथ विषय के अनुसार लेके चला गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका क्या है, कैनन्स आपके आ जाएंगे, शीर्षक के उपसूत्र आ जाएंगे। ये सारे के सारे आपको कैनन्स याद कर लेने, लॉ याद कर लेने। ये आपके कैनन्स तो पूछे जाएंगे, लॉ का आप ध्यान रखना, पर इसे चैप्टर को पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है, 9वां आपका केंद्रीकृत सूची यानी सेंट्रल और कहीं ना कहीं सहकारी सूची। देखो ये शॉर्ट में आ सकता है तो इसलिए आपको बता देता हूँ। देखो आपका है केंद्रीकृत सूची। सूचीकरण का ऐसी प्रक्रिया है जहाँ केंद्र ग्रंथों की सूचीकरण विभिन्न ग्रंथों की इकाई के लाभार्थी एक केंद्र संस्थान अथवा संगठन द्वारा किया जाती है। यानी कि कई ग्रंथालय यह सुविधा अन्य ग्रंथालयों हेतु एक भुगतान आधारित सेवा के तौर पर उपलब्ध कराते हैं। इस स्थिति में क्रमशः यह सेवा प्रदानता उपलब्ध और ग्राहकों की जो ग्रंथालय कहलाता है, ठीक है। ग्राहक ग्रंथालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगी, जैसे आपको मैंने बताया था केंद्रीय सूचीकरण में क्या सामान्य कार्य के लिए बात आती है। फिर आपका आ जाता है कटौती करता है, यानी जो आपके सूचीकरण व्यय में कटौती करता है। एक तरह से दक्षता वाले कार्य जो कर्मचारी है वही कर सकते हैं इसे। आपका क्या है, खर्चीली जरूर है पर क्या है, परिशुद्धता और उच्च गुणवत्ता, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए इसका। फिर आपका क्या है, प्रोत्साहन, यानी कि उसमें प्रभावशाली सेवाओं की बात करी गई। तो इसके लाभ सारे समय बचाता है, ऊर्जा बचाता है, मानव की बात बचाता है। भाई यहाँ पर क्या है, एक चीज़ एक जगह से सारी चीज़ चल रही है और वहाँ पर क्या है यानी कि सहकार। इसमें क्या है स्वरूप क्या है, कार्ड और सेल्फ सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस आ जाएगी इसके अंतर्गत। फिर आपका यानी कि पुनः जन्म वर्गीकरण की सूचीकरण के बारे में आ जाएगा, स्रोत और सूचीकरण के बारे में आ जाएगा। फिर आपका कैटलॉग पब्लिशन के बारे में आ जाएगा, मार्क सर्विस आ जाएगी। फिर आपका यहाँ से फिर आपका है सहकारी सूचीकरण। इसमें क्या है, सहकारी सूचीकरण से तात्पर्य किसी भी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई इकाइयों का यानी कि कई इकाइयों का साथ में मिलकर कार्य करता है। जैसे कि आपका क्या ये भी है, 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 ये भी, तो क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो सामान्य समूह के बीच में
कई राष्ट्रों यानी कि राष्ट्रों से के बीच में देखने को मिलता है। और सहकारिता में जो चीज़ें आती हैं, जो कार्य आते हैं, उसमें संपन्न जो चीज़ें होती हैं उसकी भावनाओं को एक तरह से जगत करा जा सकता है और क्या है, तालमेल बैठाया जाता है। दूसरी क्या है, ये खर्चीली होती है, ज़्यादा महंगी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसमें शॉर्ट में ही आपका पूछा जाता है, केंद्रीकृत पूछा जाता है, सहकारी यानी कि नहीं पूछा जाता, सेंट्रल पूछा जाता है। और इसमें इंग्लिश में ध्यान रखना, इंग्लिश में इस चीज़ का इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है शब्दावली। ठीक है, शब्दावली नियंत्रण यानी कि शब्दावली के ऊपर आपको पूछा जाता है कि विशेष शीर्षक आपका पूछा जा सकता है। तो शब्दावली आपको पता ही होगा, तो शब्दावली इसे लेके चलो, शब्दावली। इसकी डेफिनेशन भी आपके देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर। देखिए शब्दावली नियंत्रण। ठीक है, जैसे कि हम यानी कि सारी कहानी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से ले लो आपकी डेफिनेशन। शब्दावली नियंत्रण किसी भी संग्रह में ग्रंथों की खोजना और उसकी क्रम को हेतु, आपने डिक्शनरी देखी है। ठीक है, ए से ए बी, ए सी, ए डी, इस तरह यहाँ से आ जाएगी। यानी कि आपका वीडियो पॉज हो गई। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी कि सब्जेक्ट क्लासेस, शब्दावली नियंत्रण, और ये सारी चीज़ें आपकी ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर वीडियो कट गई हो तो ध्यान रखना, वैसे वीडियो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है लास्ट जो चीज़ें आपको बतानी है, वो आपको यहाँ से बता देता हूँ मैं। स्टैंडर्ड यानी कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वो आपको याद कर लेनी है सारी की सारी। जैसे स्टैंडर्ड आपका बुक नंबर है, मार्क क्या है, CCF क्या है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ विवरण आपका दिया गया है हिंदी में, आपको याद मत करना कभी भी। जितने भी आपके नंबर हैं वो सारे के सारे आपको इंग्लिश में याद करना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, याद आ गया। सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड के सारे रिकॉर्ड्स आपको देखते हैं। फिर इसके अंतर्गत क्या है, यानी कि जो आपकी सूचीकरण की जो और कहीं ना कहीं जो चीज़ें, जो स्टैंडर्ड आपका जो बिब्लियोग्राफिक जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, अब इसमें कहाँ से आ जाती है। सबसे पहले आपका लेके चलता है ये अमेरिका तथा जो ब्रिटेन है, उसमें सूचीकरण के क्षेत्रों में एकता प्रयास प्रारंभ किया गया। और अमेरिका और ब्रिटेन ने क्षेत्र को एकता का यानी कि एकता के प्रयास में देखते हुए चीज़ों को इंटरनेशनली करा। और इंटरनेशनली करते करते उसने कहाँ पर ले गए, इंटरनेशनली 1954 की बात आई। 1954 में किसके अंतर्गत आई, इफ्ला के अंतर्गत, यानी कि इफ्ला के अंतर्गत आई। और इफ्ला के, और हाँ एक चीज़ और, फुल फॉर्म। ठीक है, याद कर लेना, पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या है, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के साधारण सभा में ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने को सूचीकरण के विषयों में एक बैठक का आयोजन किया। ठीक है, ये करा। यहाँ से सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई हुई थी कि इसके अंतर्गत फिर आपकी क्या है, आगे आए 59 में आए, लंदन में आए, फिर 61 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चले गए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से चलते चलते हम क्या है 69 में आ गए। 69 में आते आते फिर यहाँ पर आपके आ गए, यानी कि आपका इस समिति ने 1971 में प्रारूप को अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ परक के नाम से अनुवादित कर दिया। यानी कि उन्हें क्या कर दिया, नाम बता दिया। 1974 के अंतर्गत, संस्करण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानक परक की बात आई और मोनोग्राफ की आपको बात पता चली। यानी कि इसमें ISBDM, फिर आपका सीरियल, फिर आपका CM। ठीक है, ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। PM क्या कह रहा है, CP क्या कह रहा है, OP क्या कह रहा है, AB क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वैसे आपके पूछे नहीं जाएंगे पर आपको याद कर लेना, शॉर्ट में आएगा ISBN।
जितने भी क्या है आगे के 6 जो टॉपिक है, यानी कि 11वां और 12वां दोनों का इसमें आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका आ जाता है मार्क। ठीक है, मार्क का याद कर लेना। मार्क का वैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पर आपका देख लो ये चीज़ें हैं, जैसे कि आपके मार्क के आपका लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं। ये तो पूरी कहानी दी गई है। एक तो लाइब्रेरी की कोई सी बुक सही नहीं है। चलिए, कंप्यूटर के यानी कंप्यूटर के विकास के पश्चात ग्रंथालय में रिकॉर्ड जो था प्रारूप का निर्माण करने के लिए अपने अपने तरीके से करा गया, और उसके मानक रिकॉर्ड को प्रारूप को आवश्यकता महसूस होने के लिए रिकॉर्ड प्रारूप में मानकीकृत में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और इफ्ला और यूनेस्को के नए अनेक अनुभव यानी अनुभागों को ऐसे देखते हैं जैसे कि 2 भागों में, जैसे आपका क्या है रिकॉर्ड प्रारूप है और मार्क है और सीसीएफ के रूप में लेके गया है। फिर आपका क्या है मार्क फॉर्मेट। मार्क फॉर्मेट क्या है, एक तरह से जो कहीं ना कहीं मशीन, बताइए इसकी, चलो एम ए की फुल फॉर्म बताओ, ये मैंने कई बार पूछ चुका है। तो आपको क्या है मशीन रीडेबल कैटलॉग आपको कई बार पता है, या मशीन आपको क्या ए से अलग चीज़ है। तो ये क्या है कैटलॉग की बात करता है। कैटलॉग में आपके सारे के सारे जितने भी ये हैं ISO, आपका मार्क 21 क्या कहता है, मार्क 21 फॉर्मेट क्या कहता है, ये आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। और उस बुक के अंतर्गत, जैसे बुक बोल रहा हूँ, उस वीडियो के अंतर्गत मार्क 21 में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि आपका क्या इसका जन्म कब हुआ। 1994 में मार्क 21 का यानी प्रारूप का जन्म हुआ, और उसमें क्या है US मार्क के अंतर्गत आपको चीज़ें देखने के लिए मिलते हुए। ठीक है, US मार्क फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफी डाटा इंक्लूडिंग गाइडलाइंस फॉर कंटेंट, आपका चीज़ देखने के लिए मिलती है। फिर आपका CA यानी CAN मार्क, तो CAN मार्क का पता होना चाहिए। तो ये CAN मार्क और ये सब चीज़ें आपकी फालतू की चीज़ें हैं। मार्क का याद कर लेना, एक स्ट्रक्चर याद कर लेना। वैसे मार्क जितने भी क्वेश्चन है नीचे के, लीडर, फिर आपकी क्या है निर्देशिका, फिर आपका क्या है वेरिएबल फील्ड्स आ जाएंगे आपकी। यहाँ से आपका क्या लीडर के अंदर का इस तरह से चलते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है सारी आपकी चीज़ें आपको डिक्शनरी में दी गई है। फिर यहाँ पर आपको मैंने फील्ड के बारे में बताया था, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, ये आपको मैंने बताया वेरियस एंट्री, आपके सारी चीज़ें। यहाँ से आपको क्या है सीरीज़ आपके बारे में बता दिया था, जो डाटा आपको लेके चलना है, जो 2 अंकनों में डाटा लेके चलना है, वो आपको सारी बताया था। तो ये आपका कहीं ना कहीं CCF क्या है, CCF है कॉमन, जो क्या है सर्व संचार प्रारूप, यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है सारी की सारी जो चीज़ें आएंगी, यानी कि सबसे पहले आपको बताना कब आया। ठीक है, फिर आपका क्या है स्थापना कब हुई, कैसे स्थापना हुई, इंटरनेशनल के जो चीज़ें हैं उसमें किस तरह से जुड़ा है, यूनेस्को के साथ और यूनेस्को से किस तरह से जुड़ा। फिर आपका ISO 2709 यानी कि प्रारूप संरचना ISO जो 2709 के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, फिर डाटा जो चीज़ें हैं यानी कि सम्मिलित चीज़ें को लेके चलना है। फिर आपका अतिरिक्त जो चीज़ें हैं उनकी पहचान को लेके चलना है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें बताते हुए लेके चलना है। ये सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अवॉइड कर रहा हूँ। और आप कह रहे हो कि ये हमने करा नहीं है, भाई इतनी आसान चीज़ें आप छोड़ रहे हो। ISB यानी कि इसमें ISBN और ISSN नंबर 13 नंबर 8 नंबर, पहले कितने नंबर का था बताइए, 10 का था, 8 का था, ये आपको बताना है। ठीक है, 2007 में हुआ चेंज या 2017 में हुआ, ये आपको मैं कंफ्यूज करने के लिए ही डाल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ये शॉर्ट में आ सकता है। ISBN क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। एक नंबर होता है एक, यानी कि मैंने आज किताब बनाई, ठीक है, मुझे क्या है अपनी किताब को रजिस्टर करा लेना है, उसका क्या है 30 दिन के अंतर्गत
अपनी 4 लाइब्रेरी भेज देना है। उसका ISBN नंबर मिलता कहाँ से है, राजा राम मोहन राय ISBN एसोसिएशन, एसोसिएशन बोलो, एजेंसी दिल्ली से मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, राजा राम मोहन राय का नाम सुनते ही बच्चे क्या कर देते हैं, कलकत्ता कर देते हैं। उस चीज़ का ध्यान रखना, कलकत्ता नहीं, नई दिल्ली है। ठीक है, ये आपका आ जाता है। ISSN नंबर आपका आ जाएगा। फिर आपका ISSN नंबर आपका आ जाएगा। ISSN नंबर क्या है, ISSN नंबर इंटरनेशनल, बताइए, स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मानक, क्या नहीं लिखा हुआ, आगे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका आ गया। देखिए, चलो आपका क्वेश्चन आपका हाल ही हो गया। पहले क्या था, 1 जनवरी यानी कि 2007 से पहले 10 का था, और अब क्या है, 13 अंकों का है। ठीक है, ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर ISBN किस तरह से कटता है, ISBN किसी बुक को उठा के देख लो, एक उसमें तो होगा, एक तो कोड होगा पब्लिशर का, एक कोड होगा इंडिया का, इसमें लिखा हुआ भी होगा, देखो 5 यानी कि प्रदर्शन करते हैं। इसमें पहले क्या है, उपसंघ तत्व आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, फिर आपका क्या है, पंजीकरण समूह यानी रजिस्ट्रेशन ग्रुप के एलिमेंट के आ जाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन एलिमेंट आ जाएंगे, पब्लिशन एलिमेंट आ जाएगा। फिर आपका चेक लिस्ट आ जाएगी, ये आपको मैंने बताया हुआ चेक लिस्ट, ये सारे के सारे इस तरह से आपका लेके चलना है चेक लिस्ट। ठीक है, फिर आपका आ जाता है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISSN नंबर। ठीक है, ISSN नंबर यानी कि ये किसके तरह होता है, ये भी आपका क्या है, किसकी तरह होता है, ISBN की तरह होता है। ISSN नंबर कितने अंक का होगा, 8 नंबरों का होता है। ये क्या आपका क्या है, ISSN नंबर। ठीक है, ये क्या है आपका ISSN नंबर है। ठीक है, ISSN नंबर। फिर आपका क्या है, ISSN नंबर के बारे में इतिहास बता दिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक धरोहर के अंतर्गत आपका था। पहले से क्या नाम इतने उसको कहते थे, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, ISSN नंबर आ गया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। नाम भी कब चेंज हुआ है, ISSN की शीर्षक के प्रकाशित हुआ करा गया है, इसका समय मानक 2017 में है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए कंफ्यूज करने की लगाई थी। 2007 और 2017 का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपको बचता है Z39 में क्या है, कॉपी कैटलॉग आपके आ जाते हैं, उसके उपयोग आता है, इंटरप्रेशन आ जाते हैं, इंटरेबिलिटी आ जाती है, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी आ जाते हैं, मॉडल्स आपके अगर पूछने लगा तो मॉडल, इतना क्या नाम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और ये बन गई वीडियो 1 घंटे के आसपास की। ठीक है, तो ये था पूरी बुक का एक तरह से रिवीजन, चलते चलते यानी कि एक तरह से 1 घंटे में हमने चलते चलते जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपको करा दी, समझा दी। और इसके बाद भी आप कहो कि मुझे नहीं समझ में आया, तो अब क्या है, आप उन वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, और किताब में ये ध्यान रखना, जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटी की बुक हैं, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, उसमें से कभी भी आप एक किताब से मत पढ़ो, या तो रेफरेंस, या तो बुक लो, या फिर आप क्या करो, या तो इग्नू की बुक उठाओ। पर इग्नू की बुक है इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हो तो इंग्लिश में वो बुक अच्छी है। नहीं तो फिर आप उत्तराखंड वाले हो तो 2 लाइब्रेरी की और यानी कि 2 उसकी यूनिवर्सिटी की और बुक उठा लो, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, वहाँ से और यहाँ से आप डिफरेंस क्रिएट कर सको। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।